नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द सक्सेस जोन में। जैसा कि हमेशा की तरह आप लोगों को सभी को पता है कि स्टैटिक जीके के वीडियो आपको समय समय पर अवेलेबल हो रहे हैं। ये वीडियो आपको आने वाली जितनी भी आपकी एग्ज़ाम है जिसमें स्टैटिक जीके आता है, सभी एग्ज़ाम के लिए क्या साबित होंगे बेटा? बेनिफिशियल साबित होंगे। इसमें हम प्रतिदिन 30 क्वेश्चंस को देखते हैं, जो ऐसे क्वेश्चन जो अलग अलग एग्ज़ाम में एक तो आप लोगों को आए हुए हैं, ठीक है। एक दूसरे ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में हमें लगता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो सकते हैं, तो वो सभी क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने का एक प्रयास किया जा रहा है। आप ये वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, तो जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये आपको आने वाली एग्ज़ाम में डेफिनेटली काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। हमेशा की तरह कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा, अभी भी कहूँगा कि क्वेश्चन को हमेशा हमें क्या करना है बेटा? ध्यान से पढ़ना है। जितने ध्यान से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतने ही हमारे नंबर जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में क्या आने वाले हैं? ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ध्यान से पढ़िए। JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? JNNURM। तो इसका पूरा सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। जवाहरलाल, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। अब ये भाई, ये चीज क्या है ये भी समझना पड़ेगा ना हमें। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, ठीक है। तो इसका ये जो है बेटा, ये एक तरीके की एक योजना है। ये योजना जो है वो 2005 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2005 में। फिर 2014 में इस योजना को क्या कर दिया गया बेटा? बंद कर दिया गया। ये योजना शहरों के विकास के लिए बनाई गई थी और लगभग कितने 63 शहर जो हैं, 63 सिटीज को इसमें क्या किया गया था? शामिल किया गया था। इस योजना का मेन उद्देश्य गवर्नमेंट का ये था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस योजना को शुरू किया था, और इसका मेन जो कारण था वो कारण ये था कि शहरों का हमको क्या करना है? विकास करना है। शहरों को, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, लोगों की जीवन शैली को चेंज करना है। तो इस योजना में 63 शहर चुने गए थे। 2005 में ये योजना शुरू हुई थी। 2014 में इसके कोई खास रिस्पांस न मिलने की वजह से इस योजना को बंद कर दिया गया था। तो इसका पूरा नाम क्या है? ये भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, ठीक है। इस चीज को भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। फेसबुक के सीईओ और संस्थापकों में से एक हैं। इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो फेसबुक के संस्थापक है? देखिए, फेसबुक की जो स्थापना है वो हुई थी आपकी 2004 में, ठीक है। इसका जो हेड ऑफिस है वो है कहाँ पर? कैलिफोर्निया में। कहाँ पर है भाई? कैलिफोर्निया में इसका जो है वो क्या है भाई? आपका हेड ऑफिस है। इस चीज को भी ध्यान रखना। तो इसके संस्थापकों में से जो मेन है वो कौन है? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की क्या करी थी? स्थापना करी थी। स्टार्टिंग में ये इंग्लिश लैंग्वेज में था, लेकिन वर्तमान में फेसबुक जो है वो 200 से ज़्यादा भाषाओं में अवेलेबल है ना। 200 से ज़्यादा लैंग्वेज में, 200 से ज़्यादा भाषाओं में क्या है बेटा? ये अवेलेबल है। इस चीज़ को भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। एक ये ध्यान रखना है कि फेसबुक की स्थापना कब हुई? 2004 में। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। और वर्तमान फेसबुक जो है वो 200 से ज़्यादा भाषाओं में क्या है? अवेलेबल है। और इनके संस्थापक कौन थे? मार्क जुकरबर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। खेलों के संबंध में वाडा का पूर्ण रूप बताइए। फुल फॉर्म पूछ रहा है वो किसका? वाडा का। तो वाडा क्या है? सबसे पहले देखिए, वाडा जो है वो इंडियन ओलंपिक संघ IOC द्वारा बनाई गई एक संस्था है। इसका काम क्या है? इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका काम क्या होता है? वाडा का काम होता है कि जो भी प्लेयर्स हैं वो किसी भी तरीके के, उनके स्वास्थ्य की एक तो चिंता करना, ठीक है, कि वो ठीक तरीके से वो फिट हैं या नहीं है। दूसरी बात, वो किसी भी मादक पदार्थों का क्या है? सेवन तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ के एक स्पोर्ट्स का एक क्राइटेरिया होता है, वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है? उनका स्वास्थ्य, उनकी डाइट और उन पर एक तरीके की निगरानी रखना। सीधी सी बात है, खिलाड़ियों पर एक तरीके की निगरानी रखना। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, ठीक है। इसकी स्थापना इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने करी थी, और इसकी स्थापना जो हुई थी वाडा की वो 1999 में हुई थी। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना है। इसका काम क्या है? सीधा डोपिंग से रिलेटेड है, खिलाड़ियों पर नज़र रखना कि वो किसी भी तरीके की कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इसरो की
वाणिज्यिक शाखा का नाम बताइए। इसरो, ठीक है, इसकी कौन सी शाखा पूछ रहा है वो भाई, वाणिज्यिक शाखा। तो इसकी वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है, एंट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, इसकी वाणिज्यिक शाखा क्या है, एंट्रिक्स। वाणिज्यिक शाखा मतलब जो इसरो के उत्पाद का, ठीक है, मार्केटिंग और कमर्शियल जो यूज करती है, ऐसी शाखा, उसमें एक शाखा है एंट्रिक्स। और एंट्रिक्स की ये जो शाखा बनाई गई थी, ये बनाई गई थी कब, आपकी 1992 में। एक शाखा और है बेटा, एक शाखा और है, एनएसडीएल। एनएस हाँ, एनएसडीएल, ठीक है। ये शाखा जो है ये कब बनाई गई थी आपकी, 2019 में। इस शाखा को कब बनाया गया था, 2019 में। तो इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम बताना है, तो एक शाखा क्या हो गई इसकी, एंट्रिक्स हो गई, ठीक है। इस चीज को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। एनएसडीएल नहीं है ये, एनएसआईएल है, सॉरी, एनएसआईएल। इसकी एक शाखा का नाम क्या है, एनएसआईएल, जो कब बनी थी, 2019 में बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया, ठीक है। विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट। तो स्पुतनिक फर्स्ट जो लॉन्च हुआ था, ये हुआ था आपका अक्टूबर 1957 में, ठीक है। और ये किया था किसने, सोवियत संघ ने, यूएसएसआर ने, ठीक है। रूस और उससे जुड़े हुए जो देश थे, उन्होंने 1957 में पहला जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था, और इसका नाम क्या था, स्पुतनिक फर्स्ट। और ये कब किया था, अक्टूबर 1957 में। इस चीज को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है। चलिए, डैश 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 का निर्माण वहां होता है जहां तलछट तेज लहरों के साथ सीधी तटरेखा से टकराती है या जमा हो जाती है। अब तलछट क्या चीज है भाई, तलछट मतलब पानी या किसी द्रव के नीचे, पानी के नीचे जमा हुआ एक तरीके का पदार्थ बोल सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि तलछट पानी के नीचे जमी हुई रेत, चट्टान, दलदल, है ना, इनसे बना हुआ एक चीज हो सकती है ना, जो पानी के नीचे क्या होती है, जमी रहती है। जो या जमी नहीं रहती, जो पानी के नीचे होती है, वो क्या होती है, तलछट होती है। तो तलछट की लहरों के साथ सीधी तटरेखा पर जमा हो जाती है, तो वो डेल्टा होता है कौन सा, कस्पेट डेल्टा। कौन सा डेल्टा होता है बेटा, कस्पेट डेल्टा। और इटली में एक नदी है, ध्यान होगा आपको, इटली की एक रिवर है जिसका नाम है टाइबर। क्या नाम है, टाइबर। और टाइबर नदी जो है वो इसी तरीके का क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। कौन सा डेल्टा बनाती है वो, कस्पेट डेल्टा बनाती है। इटली में बहने वाली एक नदी है जिसका नाम क्या है, टाइबर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कस्पेट डेल्टा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं कि बताइए कि भारत का कोई सा शहर पूछ लेगा कि बताइए अयोध्या किस नदी के तट पर है, वो पूछ लेगा बताइए आप जबलपुर किस नदी के तट पर है, वो पूछ लेगा लखनऊ किस नदी के तट पर है। ऐसा विदेशों का भी पूछ सकता है। तो लंदन किस नदी के तट पर है भाई, लंदन जो आएगा वो आपकी नदी कौन सी आएगी, टेम्स। ध्यान रखिएगा, लंदन किस नदी के तट पर है, टेम्स नदी के। अगला क्वेश्चन देखिए, रामसर सम्मेलन का कौन सा अनुच्छेद आर्द्र भूमि को परिभाषित करता है। अब ये रामसर कन्वेंशन क्या है, सबसे पहले तो इसको देखिए, ये रामसर संधि भी बोल सकते हैं। देखिए ईरान का एक शहर है जिसका नाम क्या है भाई, रामसर। यहाँ पर एक सभी देशों ने मिलकर आपस में एक समझौता किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। और ये जो समझौता है बेटा, ये समझौता हुआ था 1971 में। अब ये समझौता किस चीज से रिलेटेड था, ये समझौता था आर्द्र भूमि से। आर्द्र भूमि मतलब मैं अगर इंग्लिश में इसे बोलूँ तो इसे क्या समझोगे आप, ये होगा वेटलैंड्स से। वेटलैंड्स क्या होते हैं, वेटलैंड्स मतलब ऐसा पानी के पास या पानी के आसपास नमी वाला जो इलाका होता है ना, दलदल जैसा एक इलाका होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पर जमीन और पानी मिलते हैं, ठीक है, वो होता है वेटलैंड्स। वेटलैंड्स हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो सभी देशों ने मिलकर एक रामसर शहर में ये समझौता किया, इसलिए इस समझौते का नाम क्या पड़ा, रामसर पड़ा। ये हुआ 1971 में। बट मैं यदि आपसे कहूँ कि भारत कब इसमें शामिल हुआ, तो भारत इसमें शामिल हुआ था फरवरी 1982 में। भारत इसमें कब शामिल हुआ था, फरवरी 1982
82 में। ये चीज़ भी हमने समझ ली। एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं, तो भारत की जो रामसर साइट्स हैं उनकी संख्या कितनी है, 85 हो गई है। 2024 तक भारत में रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है, 85 हो गई है। ठीक है, ये ईरान के एक शहर में हुआ था और ये जो है इसका वर्णन आर्टिकल नंबर 2 में है। किसमें है, रामसर सम्मेलन का कौन सा अनुच्छेद आर्द्र भूमियों को परिभाषित करता है, तो वो आर्टिकल नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 2 इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि भारत इसमें कब शामिल हुआ और भारत की टोटल कितनी साइट्स इसमें जो है वो अभी तक शामिल हो चुकी है, इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे पंचमदा या पंचमदा नाम से जाना जाता है। एक बहुत ही फेमस म्यूजिक डायरेक्टर हम कह सकते हैं, सिंगर कह सकते हैं, एक बहुत ही फेमस म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनका नाम था R.D. बर्मन। ठीक है, R.D. बर्मन को हम पंचमदा या पचमदा नाम से संबोधित करते हैं। इस चीज को भी हमें क्या रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एजेंडा 21 किससे संबंधित है, एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है, तो एजेंडा 21 जो है बेटा वो जलवायु परिवर्तन से है। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट, सतत विकास या ओजोन परत, तो राइट आंसर इसका क्या आएगा, जलवायु परिवर्तन। एजेंडा 21 सभी देशों का क्या है, एक तरीके का हम बोल सकते हैं संगठन है। सभी देशों ने मिलकर उस पर क्या किए थे भाई, हस्ताक्षर किए थे और टोटल इसको जो फोकस है वो किस पर है, जलवायु परिवर्तन पर। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं किस वजह से हो रहे हैं उनको देखना, उनको समझना। ठीक है, तो एजेंडा 21 का संबंध किससे हो जाएगा भाई, जलवायु परिवर्तन से। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बात हो रही है तो इसका हेड ऑफिस कहाँ आएगा भाई, नई दिल्ली। कर्मचारी राज्य बीमा निगम का हेड ऑफिस नई दिल्ली में आएगा और ये कर्मचारियों के बीमे से रिलेटेड एक ऑफिस है और इसका हेड ऑफिस जो है वो कहाँ पर है, ये एक सरकारी संस्था है और इसका ऑफिस जो है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में। अगला देखिए, बेटन वुड्स समझौते के कारण निम्नलिखित में से किस संस्था का निर्माण हुआ। देखिए एक समझौता हुआ था 1944 में। ठीक है, उस समझौते का नाम क्या था भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। तो ये जो हुआ था ये कब हुआ था, 1944 में। तो इस समझौते के बाद दो संस्थाओं का निर्माण हुआ था। इसमें से एक संस्था क्या है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, और एक संस्था थी विश्व बैंक। एक संस्था कौन सी हो जाएगी भाई आपकी, विश्व बैंक। ऐसी दो संस्थाओं का क्या हुआ था, इससे निर्माण हुआ था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या काम करती है, ऐसे देश जिनको किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ऋण की ज़रूरत होती है, ऐसे देश जिनको अपने विकास करने के लिए किसी भी तरीके के पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो निम्न दर पर यह संस्था उनको क्या करती है भाई, ऋण प्रदान करती है, लोन प्रदान करती है। ठीक इसी तरीके का काम किसका होता है, विश्व बैंक का भी होता है। ठीक है, तो ये समझौता हुआ था 1944 में और इससे दो संस्थाएं बनी थी, एक बनी थी विश्व बैंक और एक बनी थी कौन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला, ये तो सभी को पता होगा, बच्चों को इसका आंसर पता है। क्या है क्वेश्चन, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई। तो खूब लड़ी मर्दानी की रचना जो की गई थी सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ की थी। और सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो गांधी जी के साथ, गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, आपको पता होगा, असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली ये जो थी एक कवियत्री थी। इन्होंने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और ये कहाँ गई थी, जेल गई थी। और इन्होंने ही ये जो रचना करी है खूब लड़ी मर्दानी, ये जो है उनकी एक बुक मुकुल, जिसका प्रकाशन हुआ था 1930 में, उसमें इस कविता को प्रकाशित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, खूब लड़ी मर्दानी जो है वो किसकी रचना है, हमारी क्रांतिकारी जो कवियत्री थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और उसके बाद उसका आंसर खुद लगाने का हमें क्या करना है, प्रयास करना है। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से नहीं है, इस पे मार्क करूंगा मैं, ध्यान रखना है। क्या पूछ रहा है वो, है नहीं, वो पूछ रहा है नहीं है। गणगौर, लावड़ी, घूमर या कालबेलिया, तो सही आंसर क्या होगा इसका, लावड़ी। ठीक है, गणगौर राजस्थान से, घूमर राजस्थान से और कालबेलिया भी राजस्थान से, कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो लावड़ी जो है वो कहाँ का है भाई, आपका महाराष्ट्र का। इस चीज को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये कहाँ से हो जाएगा, आपके महाराष्ट्र से हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन,
उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद डैश डैश के तहत रिट जारी करने का अधिकार है? रिट, सबसे पहले तो ये क्या होता है रिट? हमारे देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी भी संस्था, किसी भी व्यक्ति, किसी भी सरकारी संस्था को आदेश दे सकते हैं। तो वो आदेश जो होता है वो क्या होता है? रिट। और रिट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रिट का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो उच्च न्यायालय, देखिए एक न्यायालय हुआ हमारा सुप्रीम कोर्ट और एक न्यायालय हमारा हो गया क्या? हाई कोर्ट। दोनों रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार पर अगर मैं बोलूं, फंडामेंटल राइट्स पर रिट जारी करने का अधिकार सिर्फ किसके पास है? आपके सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है वो आर्टिकल 226 के तहत करता है, और आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। रिट चार तरीके की होती है। एक रिट होती है भाई, उसका नाम क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या नाम होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक रिट होती है जिसका नाम क्या होता है? परमादेश, ठीक है। एक रिट होती है जिसका नाम क्या होता है? परमादेश। एक रिट होती है आपकी क्या? अधिकार प्रच्छा। एक रिट होती है आपकी क्या? अधिकार प्रच्छा। और एक रिट होती है आपकी क्या? उत्प्रेषण। एक रेट होती है आपकी क्या बेटा? उत्प्रेषण। इस तरीके की चार रेट होती है जो क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा जारी की जाती है। आर्टिकल ध्यान रखना 32, और आर्टिकल 32 को संविधान की हृदय और आत्मा भी कहा है। वी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? हृदय और आत्मा, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? ठीक है, ये उद्देश्य नहीं है, किस भाषा में उपदेश दिया था। तो उन्होंने अपना उपदेश जो है, गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ दिया था भाई? सारनाथ में दिया था, ठीक है। ये हमने देखा। ये घटना क्या कहलाई? ये घटना कहलाई धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाई? धर्म चक्र परिवर्तन। अपने 5 अनुयायियों को उन्होंने क्या दिया था? उपदेश दिया था। और ये जो उपदेश था वो उन्होंने किस भाषा में दिया था? पाली भाषा ने, पाली भाषा में। तो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो दिया था वो किस लैंग्वेज में दिया था? पाली भाषा में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। और सारनाथ में उनके उपदेश देने की जो घटना है उसे हम क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पंथी नृत्य शैली भारत के डैश डैश राज्य से संबंधित है। पंथी डांस स्टाइल बिलोंग्स टू डैश 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 स्टेट ऑफ इंडिया। तो पंथी नृत्य जो है बेटा वो कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। और पंथी नृत्य पुरस्कार भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन। वार्षिक हज यात्रा मुख्य रूप से किस देश में की जाती है? हज की यात्रा इस्लाम धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो हज की यात्रा जो की जाती है वो सऊदी अरब में कहाँ की जाती है भाई? मक्का में की जाती है। इस्लामिक कैलेंडर के अंतिम महीने में इस यात्रा को किया जाता है, ठीक है। तो हज यात्रा जो होती है वो कहाँ होती है? सऊदी अरब के मक्का में, ठीक। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला, निम्नलिखित भारतीय गायकों में से किसने राग सरिता लिखा? राग सरिता के राइटर पूछ रहा है कि किस भारतीय गायक ने राग सरिता लिखा। तो राग सरिता लिखने वाले गायक का नाम क्या था भाई? चिंतामन रघुनाथ व्यास। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चिंतामन रघुनाथ व्यास जी ने राग सरिता लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। और हमें जीएस में बार बार कह रहा हूं कि हमें आता है, हमें आंसर पता है तो ही हम लगाएं, हम तुक्का नहीं मारे। क्वेश्चन को समझ लें, क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही हम उसका क्या करेंगे? आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रेमी पुरस्कार के लिए कभी भी नामांकित नहीं किया, नॉमिनेट नहीं किया गया? तो ग्रेमी अवार्ड, सबसे पहले तो बात आती है कि भाई किसके लिए दिया जाता है? तो ग्रेमी अवार्ड जो है वो दिया जाता है किसके लिए भाई? संगीत के लिए। किसके लिए दिया जाता है? कौन सा क्षेत्र? संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड जो होता है वो अवार्ड कौन सा होता है? आपका ग्रेमी अवार्ड। तो ग्रेमी अवार्ड कभी भी नहीं मिला है किसको? लता मंगेशकर जी को। लेकिन ग्रेमी अवार्ड पंडित विश्व मोहन भट्ट को मिला है 1994 में, ठीक है। टी.एच. विनायक राम को मिला है 1992 में। ए.आर. रहमान को भी मिला है 2010 में, ठीक है। तो इन सबको भी ग्रेमी अवार्ड दिया गया है। ये अमेरिका की संस्था के द्वारा दिया जाने वाला क्या है? एक अवार्ड है। और लता मंगेशकर जी को यह अवार्ड नहीं दिया गया था। इन तीनों को यह अवार्ड दिया है। सन भी देखा 1994, 1992 और 2010 में।
चलिए अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध वाद्य यंत्र वादक उस्ताद बिंदा खान ने कौन सा वाद्य यंत्र बचा। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि बताइए कौन से व्यक्ति का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध हुए थे, कौन से व्यक्ति किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध हुए थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं। बात हो रही है किसकी, बिंदा खां की। तो बिंदा खां जो थे वो प्रसिद्ध कौन से वादक थे भाई, संतूर वादक थे। इस चीज को भी हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्मारकों के किस समूह में विट्ठल मंदिर है। विट्ठल मंदिर की बात हो रही है कि विट्ठल मंदिर किन स्मारकों के समूह में, खजुराहो में है, हम्पी में है, महाबलीपुरम में है या पट्टाडकली में है। तो हम्पी के स्मारकों में जो है वो क्या है भाई, कर्नाटक में है हम्पी का स्मारकों का समूह। और नदी कौन सी है भाई, हम्पी किस नदी के तट पर है, तुंगभद्रा नदी पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर जो है वो कौन सा मंदिर है, विट्ठल मंदिर। इस चीज को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है वो फेमस क्या थे, बांसुरी वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया फेमस क्या थे बेटा, बांसुरी वादक थे। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो वो बांसुरी से आएगा। चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा कुरुक्षेत्र में स्थित है। मतलब किस व्यक्ति का जो मकबरा है वो कुरुक्षेत्र में स्थित है, वो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है। तो कुरुक्षेत्र में जो मकबरा स्थित है वो है भाई आपका शेख चिल्ली का मकबरा। किसका, शेख चिल्ली का। और ये मकबरा बनवाया था किसने, दारा शिकोह ने। इसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। ठीक है, इस मकबरे को क्या बोला जाता है भाई, इस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है। ठीक है, इस चीज को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। दारा शिकोह ने बनवाया था। दारा शिकोह कौन थे, दारा शिकोह मुगल बादशाह शाहजहां के क्या थे, सबसे बड़े बेटे थे। शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह, और दारा शिकोह के गुरु थे शेख चिल्ली। तो उनका मकबरा उन्होंने कहाँ बनवाया है भाई, कुरुक्षेत्र में बनवाया है। और इसे हम हरियाणा का क्या बोलते हैं, ताजमहल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला, भारत में स्तूपों की सबसे बड़ी सघनता कहाँ है। स्तूप सम्राट अशोक ने भारत में कई सारे स्तूप बनवाए थे। तो उन स्तूपों में सबसे ज्यादा सघनता हमको किस राज्य के स्तूपों में मिलेगी, तो मध्य प्रदेश में अशोक द्वारा जितने भी स्तूप बनवाए गए हैं उन स्तूपों में सबसे ज्यादा हमें क्या देखने को मिलती है, सघनता। लगभग ऐसा कहा जाता है कि 84,000 के आसपास स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाए थे। बौद्ध धर्म से क्या थे, वो प्रभावित थे। तो सबसे बड़ी सघनता जो है हमें वो कहाँ मिलेगी, मध्य प्रदेश के स्तूपों में देखने को मिलेगी। चलिए अगला, नेपाल के किस मंदिर को वानर मंदिर या मंकी टेम्पल कहा जाता है। तो नेपाल का एक मंदिर है जिस मंदिर को हम क्या बोलते हैं, मंकी टेम्पल बोलते हैं। और वो मंदिर है स्वयंभूनाथ का। किसका मंदिर है भाई, स्वयंभूनाथ का मंदिर है, जिसे क्या बोला जाता है, मंकी टेम्पल बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है आपकी, महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा इस बात को, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ आएंगी आपकी, महाराष्ट्र में। आगरा के सिकंदरा में किसका मकबरा है। आगरा के सिकंदरा में मकबरा किसका है, अकबर का। आगरा के सिकंदरा में किसका मकबरा है, अकबर का मकबरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है। तेलंगाना की दूसरी राजभाषा कौन सी है। तेलंगाना की दूसरी राजभाषा, देखिए तेलंगाना की मेन जो राजभाषा है वो क्या है, तेलुगु। लगभग मान के चलिए आपकी 80% लोग वहां पर क्या बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं। लेकिन दूसरी राजभाषा जो है वो क्या है, उर्दू। तो तेलंगाना के लगभग 20% लोग क्या बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। तो तेलंगाना की मेन जो राजभाषा है वो तेलुगु है और दूसरी राजभाषा क्या हो जाएगी आपकी, उर्दू हो जाएगी। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे सेशन का। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। तो डोंगरी भाषा जो है वो बेटा वो आपकी कहाँ बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखिएगा, डोंगरी भाषा कहाँ पर बोली जाती है, राइट आंसर क्या आएगा इसका, जम्मू कश्मीर। ठीक, तो ये हमारी आज का सेशन था। इसमें हमने लगभग 30 क्वेश्चनों को आंसर के साथ समझने का एक कोशिश किया है, एक प्रयास किया है। ठीक है, तो इसी तरीके के वीडियोस को और आप लोगों को देखने के लिए चैनल को लाइक करना पड़ेगा और फटाफट क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।